नमस्कार, मैं आशा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 306 से लेकर के 308 तक बताऊंगी। जैसा कि हमने पिछली धारा में आपको 309 तक बता चुकी हूँ, तो आज मैं रिवर्स टाइप में चल रही हूँ। तो आज मैं 306 से लेकर के 308 तक बताऊंगी आपको। ठीक है, देखिए धारा 306 क्या कहती है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 306, इस धारा के अनुसार क्या होता है कि जो सह अपराधी होते हैं उनको क्षमादान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या प्रक्रिया है उस बारे में बताया गया है। इसमें ये कहा गया है कि किसी ऐसे अपराध से जिसमें कि यह धारा लागू होती है, उसका प्रत्यक्ष रूप में या फिर परोक्ष रूप में जो भी संबंध होता है, जो भी संघर्षित समझा जाता है, ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके साथ में था, उसने अपराध किया था तो उसका साथ दिया था अपराध में, ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे, वह अपराध को सर्च करेंगे, उसका अन्वेषण करेंगे, जांच करेंगे और फिर उस पर विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे कि किसी प्रक्रम में जो भी अपराध किया गया है वो किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी प्रकरण में या फिर जो अपराध है उसका जांच जो करना है, जो विचारण करना है, वो प्रथम मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच या विचारण के किसी प्रकरण में उस व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति, जो अपराधी व्यक्ति का साथ दे रहा था, उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान दिया जा सकता है। उस व्यक्ति को क्षमादान दिया जा सकता है, लेकिन कौन सी शर्त, उसकी एक शर्त है। तो किस शर्त पर क्षमादान दिया जा सकता है? जिससे कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने वाले जो कर्ता हैं या दुष्प्रेरक के रूप में जो भी व्यक्ति संबंधित हैं, उन प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिसे उसकी जानकारी हो वह बता दे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर 10 लोग मिल करके अपराध कर रहे थे, ठीक है, 10 लोगों ने मिल करके कोई बहुत बड़ा अपराध किया, उसमें से एक व्यक्ति सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो भी उस अपराध में सहयोगी था। उसने कहा ठीक है, हम आपको पूरी डिटेल, पूरा सब कुछ बता देंगे, कैसे क्या हुआ, क्या लागू किया गया, कैसे क्या हुआ, सब बता देंगे, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आप हमको क्षमादान देना पड़ेगा। तो प्रथम मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जानकारी ली, उसकी जांच की, अन्वेषण की और फिर उन्होंने उस सत्यता को पाया कि हाँ वह व्यक्ति सही कह रहा है और उसमें इतने लोग लागू थे और जो वह कह रहा है वह सत्य है। इसकी जांच करने के बाद वह उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं, जरूरी नहीं। ठीक है, इस पे कौन सी धारा लागू होती है? तो इसमें अंततः सेशन न्यायालय द्वारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 का धारा 46 के अधीन नियुक्त जो विशेष न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा न्यायालय में विचारण कोई अपराध है तो वह इसमें आएगा। ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या फिर उससे अधिक हो, अगर कोई व्यक्ति कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध करता है तो वह इसमें शामिल किया जाता है। प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो कि उपधारा 1 के अधीन क्षमादान दे सकते हैं, ऐसे केसेस को इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसे करने के अपने कारणों को और अपलेखित करेगा। यह भी अपलेखित करेगा कि जो क्षमादान है उस व्यक्ति द्वारा जिसको कि वह किया गया है वह स्वीकार कर लिया गया था या नहीं कर लिया गया था, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे अभिलेख की प्रतिलिपि भी दी जा सकती है। उपधारा 1 के अधीन क्षमादान जो स्वीकार करने वाले व्यक्ति हैं उनके प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चावर्ती विवरण में यदि कोई भी हो तो उसको साक्षी के रूप में उसकी सबसे पहले परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर ना हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाएगा, यानी उसे बंद करके रखा जाएगा। जहाँ किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन किया गया क्षमादान को अगर वह स्वीकार कर लिया है
तो उसको उपधारा 4 के अधीन उसकी परीक्षा अगर ले जा चुकी है तो वह अपराध को संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? यदि अपराध अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट जो होगा वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और उसको न्यायालय को दे देगा। यदि अपराध अन्यथा दंड विधि संशोधन नियम 1952 के अधीन है तो उसमें विशेष नियुक्त न्यायाधीश होगा, वह न्यायालय को विचारणीय होगा और न्यायालय को वह सुपुर्द कर देगा। किसी अन्य दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो कि वह उसका विचारण करेगा। ये तो रहा धारा 306। सॉरी, अब आइए देख लेते हैं धारा 307 क्या कहता था। तो सीआरपीसी धारा 307 कहती है कि जो क्षमादान है उसको निर्देश देने की शक्ति जो क्या है, क्षमादान को निर्देश देने की शक्ति को इसमें बताया गया है। इस मामले में यह कहा गया है कि जो सुपुर्दगी है उसके बाद में किसी भी समय किंतु निर्णय दिए जाने से पहले वह न्यायालय जिस मामले में सुपुर्द किया जाता है ऐसे किसी अपराध से प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में संबंध रखता है या फिर संदर्भित समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने के दृष्टि से उस व्यक्ति को क्षमादान दिया जा सकता है। यह धारा 307 कहती है। धारा 308 क्या कहती है? सीआरपीसी धारा 308 के अनुसार क्षमा की शर्तों का पालन ना करने वाले व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि जहां पर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि धारा 306, 307 के अधीन जो क्षमादान स्वीकार कर लिए गए और लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति में ना तो वह अब अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपा करके या फिर मिथ्या रख के उसका साक्ष्य दे करके उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर कि क्षमादान किया गया था, वहां पर ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके बारे में क्षमादान दिया गया था या फिर किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उस विषय में जो संबंधित था या दोषी था, तो ऐसे में अगर वह झूठा साक्ष्य दिया है तो झूठा साक्ष्य देने के अपराध के लिए भी उसको दंडित किया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है। परंतु ऐसे व्यक्ति का विचारण जो है वह अन्य अभियुक्तों में से किसी भी के साथ उनको मैच नहीं किया जाएगा, संयुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु ये और कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसमें उच्च न्यायालय की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसमें धारा 195, धारा 340 ये इस धारा के अपराध जो हैं वह लागू नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।